नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्ट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी हम भारत का भूगोल यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो यूनिट 8 में दिया गया है। तो इसमें हमने पहले भारत की अवस्थिति पढ़ी थी, 2 चैप्टर अवस्थिति के बने थे। इसके बाद में हमने भौतिक विभाग का भूआकृतिक प्रदेश जो है भारत के उनका अध्ययन करना शुरू किया और भूआकृतिक विभाग में हमने 2 भूआकृतिक विभाग तो पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा भूआकृतिक विभाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ कि उत्तर भारत के विशाल मैदान है कहाँ पे। ये दोस्तों पूरा इंडिया है और ये यहाँ पे तो है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, और ये हमारा है प्रायद्वीप, ठीक है। और ये जो बाकी बच गया हिस्सा, ये वाला आप यूँ कह सकते हो, ये है हमारा उत्तर के विशाल मैदान। ये गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख बातें, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों से निर्मित है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया कि ऊपर इसके हिमालय है जिसे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। देखो ये उत्तर है हिमालय, है ना, और दक्षिण में है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा बच गया, और यहाँ पे देखो यहाँ से निकल के यूपी से निकल के ऐसे गंगा नदी आती है, फिर गंगा की सहायक यमुना नदी आती है और फिर इनकी सहायक अनेक छोटी छोटी नदी आती है। तो इन नदियों से मिलकर बना हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि भाई ये बात मैंने हिमालय प्रायद्वीप के बीच सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है। हिमालय निर्माण के बाद प्लीस्टोसीन काल में 10 लाख वर्ष पूर्व नवीनतम निक्षेपों से यह बना हुआ है। देखो ये कह रहा है कि हिमालय बन गया और हिमालय के निर्माण के बाद में जो प्लीस्टोसीन काल आया, मतलब ये हिमालय से भी नया है ना। तो हिमालय तो बना था टर्शियरी युग में और वो कब था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, और यह बना प्लीस्टोसीन काल में जो है 10 लाख वर्ष पूर्व। तो उससे नया हो गया ना, 10 लाख वर्ष पूर्व यह नदियों के निक्षेप से बना है। देखो हिमालय तो पर्वत है ना, हिमालय तो पहाड़ है ना। तो पहाड़ से क्या होता है दोस्तों, अनेक प्रकार की नदियां उतर उतर के आती है, उससे जो निक्षेप आता है ना, नदियां अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब लेके आती है ना। तो ये क्या हो गया, नदियां यहाँ पे कई सालों से उतरती रही और यहाँ पे लाके, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमा करती गई। तो क्या बन गया, फिर ये यहाँ पे मैदान बन गया और इस तरह से हिमालय के बाद में ये यहाँ पे मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या बात है, लंबाई इसकी है 3200 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी है 150 से 3000 किलोमीटर। तो लंबाई 3200, ये आपको याद नहीं रखनी है दोस्तों, ये तो मैं जनरल नॉलेज के लिए लिख देती हूँ। लंबाई चौड़ाई कोई नहीं पूछता है, ना किसी पर्वत की पूछेंगे और ना ये भूआकृतिक प्रदेश है इनकी कोई पूछेगा। क्षेत्र के आधार पर दोस्तों इसे 5 भागों में बांटा गया है। देखो पहला सिंधु का मैदान, तो आपको पता ही होगा सिंधु का मैदान हो सकता है जहाँ सिंधु नदी बहती है, तो ऑब्वियसली सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में सिंधु का मैदान। दूसरा है पंजाब मैदान, तो पंजाब का मैदान में नाम से पता चल रहा है कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। लेकिन यहाँ की छोटी सी एक विशेषता है कि यहाँ पे 5 नदियाँ पाई जाती हैं जो दोआब बनाती है। आप सबने पढ़ा है सिंधु, रावी, सतलज, व्यास और झेलम, ये 5 नदियाँ पाई जाती हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और ये दोआब बनाती हैं। तो कौन कौन से दोआब बनाती है दोस्तों, नाम से जाएंगे। बिस्त दोआब पूछ रहे हैं, तो बिस्त में पहला अक्षर है वह, मतलब व्यास, और स, बिस्त मतलब स मतलब सतलज, तो व्यास और सतलज के बीच में आएगा बिस्त। तो बारी दोआब, मतलब इन नदियों के नाम से ही दोआब के नाम रखे गए हैं। ब मतलब व्यास, व्यास को कुछ लोग ब्यास भी बोलते हैं इसलिए यहाँ पे ब लिखते हैं, और रे मतलब रावी, है ना। तो बारी किसके बीच में हो गया, व्यास और रावी के बीच में। अब है रचना दोआब, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में, चना मतलब चिनाब और रे मतलब रावी। अब है चाज दोआब, च मतलब चिनाब और झ मतलब झेलम नदी के बीच में। और सिंध सागर दोआब, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में, ठीक है। तो ये 5 दोआब है, इनका पूछ ले कि चाज दोआब कौन से नदियों पे बसा हुआ है, तो के बीच बना हुआ है, तो आप कहोगे चिनाब और झेलम के बीच में। तो कई बार इनकी नदियाँ पूछ लेते हैं, तो ये नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे, इन्हीं के नाम पे ही ये दोआब के नाम रखे गए हैं, नदियों के नाम पे, तो याद हो जाएगा। इतनी इम्पोर्टेंट
मतलब इतना हार्ड ये नहीं है ना। तो 2 प्रदेश हो गए, पहला तो सिंध का मैदान, दूसरा पंजाब का मैदान। अब तीसरा है राजस्थान का मैदान। कहाँ फैला होगा? राजस्थान में। फोर्थ है गंगा का मैदान, है ना। तो गंगा का मैदान कहाँ होगा? जहाँ पे गंगा नदी बहती है। और कहाँ पे बहती है? यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ गंगा का मैदान कहाँ फैला हुआ है दोस्तों? असम में फैला हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो दोस्तों, इधर जो राजस्थान वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ तो हो जाएगा राजस्थान का मैदान, ठीक है। पहले तो ये पंजाब का मैदान पढ़ लेते हैं। ये पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र है, यहाँ पे पंजाब का मैदान फैला हुआ है। गंगा का मैदान कहाँ फैलेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे गंगा नदी आ रही है, बहती है, वहाँ पे गंगा का मैदान फैलेगा। और कौन से थे? और सिंध सागर, तो पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखो, सिंध सागर फैलने को तो यहाँ पे सिंधु नदी ऐसे बहती है और ये इसके सहायक नदियाँ हैं, है ना। तो ये वाला जो एरिया, इसमें जो मैदानी भाग है वो हो जाएगा सिंध सागर, ठीक है। ये हो जाएगा गंगा का यूपी में और बिहार में गंगा का मैदान हो जाएगा। राजस्थान का मैदान हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब का मैदान तो आपको पता ही है, पंजाब में हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों ये प्रमुख मैदान है, नाम से उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों असम में फैला हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम मतलब अरुणाचल से प्रवेश करती है और असम से बहते हुए भारत से निकल जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो कुछ विशेषताएं होती है, जैसे हमने भाबर, खादर, तराई, खादर और बांगर, ये कई नाम सुने हैं। तो ये उत्तर के विशाल मैदान से ही रिलेटेड है। अध्ययन हम यहाँ पे आज करेंगे। तो सबसे पहले भाबर क्या होता है? विभाग तो हो गए, यही भौतिक विभाग है जिनको में बांट गया है, ठीक है। अब भाबर फैला हुआ 8 से 10 किलो पतली पट्टी के रूप में, जो शिवालिक के गिरिपाद में स्थित है। कहाँ फैला हुआ भाबर? 8 से 10 किलो चौड़ी पतली पट्टी होती है दोस्तों। देखो, जो शिवालिक पर्वत के गिरिपाद में फैला हुआ है। मैं आपको सबसे ऊंचा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। अब ये कह रहा है कि शिवालिक के नीचे इसके समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनसे नदियाँ उतरती हैं, और नदियाँ उतरती हैं तो यहाँ पे क्या करती हैं? कुछ बालू, कंकर, पत्थर, बजरी, इनसे एक मैदान का निर्माण कर देती हैं। जो जस्ट शिवालिक के नीचे है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाबर का मैदान। इसके कुछ और भी विशेषताएं हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी जो शिवालिक के गिरिपाद मतलब पैरों में, है ना, मतलब नीचे के स्थान पे फैली हुई है ना, उसे भाबर कहते हैं। यहाँ पे नदियाँ बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर और गोलाश्म का जमाव करती है। तो मैंने आपको बताया कि शिवालिक और बाकी जो हिमालय है उनसे नदियाँ नीचे उतरेंगी, वो अपने साथ जो अपर्दन करते हुए पदार्थ लेके आएंगी, वो यहाँ पे जमा कर देंगी। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आके नदियाँ, छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं और नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र, बजरी वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। तो जो छोटी छोटी नदियाँ आती हैं पर्वतों से उतरते हुए, वो क्या होती है? भूमि के अंदर चलने लगती है, और भूमि ऊपर से, मतलब नदियाँ नहीं होती है भूमि के ऊपर, है ना। सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि छोटी नदियाँ भाबर क्षेत्र में भूमिगत हो जाती है। और कहाँ पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और बिहार में। वही दोस्तों हिमालय के समानांतर जो राज्य हैं उनके दक्षिणी भाग में ये पाया जाएगा। और कृषि हेतु उपयोगी नहीं है। कैसे उपयोगी होगा? क्योंकि एक तो कंकड़ पत्थर है पहले से, और दूसरा यहाँ पे नदियाँ भी अंदर चली गई, तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये तो हो गया भाबर। इसके बाद में है तराई। अब भाबर सेम यहाँ पे भाबर फैला हुआ है। भाबर से आगे की तरफ चलते हैं दक्षिण में, जैसे कि यहाँ पे भाबर फैला हुआ है सेम। फिर भाबर के आगे दक्षिण में क्या फैला हुआ है? तराई फैला हुआ है। तो तराई की प्रमुख विशेषता क्या है? के दक्षिण में से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जहाँ हम भाबर से लुप्त प्राय नदियाँ पुनः नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में अंदर चली गई थी भूमि के, अब वो जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे पुनः वापस धरती पे दिखने लगते हैं, लेकिन निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। क्या होता है दोस्तों कि देखो मैं बताती हूँ कि ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से नदी
ये मानो भाबर प्रदेश है, यहाँ से नदियाँ उतर के आई। अब ये क्षेत्र इतना ज़्यादा मतलब कंकर पत्थर से युक्त होता है कि यहाँ नदियाँ भूमि चली गई। अब ये तराई क्षेत्र यहाँ अंदर चली गई तो वो यहाँ पे अब बाहर दिखने लगेंगी, लेकिन ये नदी अब नदी नहीं रहेगी जैसे ये नदी थी। अब ये कई शाखाओं में, छोटी छोटी शाखाओं में, मतलब ऐसे मान लो कि भूमि से पानी बाहर आता रहेगा नाली के रूप में, है ना। तो इन्हें कह रहे हैं ये वाहिकाओं के रूप में हो जाती है ना। इससे क्या होता है, वाहिकाएं बन जाती है, इससे दलदली क्षेत्र हो जाता है, मतलब हो गया। अब यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है, क्योंकि गन्ने को ऐसे ही पानी चाहिए होता है, तो यह गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए तो विश्व में, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना इधर यूपी में होता है। पहले सिर्फ तमिलनाडु में होता था, लेकिन अब यूपी में होता है, क्योंकि यूपी की परिस्थितियाँ तमिलनाडु मतलब साउथ से भी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले हो गया भाबर। भाबर में क्या होता है कि शिवालिक के नीचे स्थित है, और भाबर में नदियाँ अंदर भूमि में चली जाती है, और जो तराई क्षेत्र है वो भूमि में गई हुई नदियाँ वापस धरातल में प्रकट होने लगती हैं। और तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है, जो गन्ने की कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में बांगर। बांगर क्या होते हैं दोस्तों, वो भाबर और तराई दोनों अलग क्षेत्र है, और बांगर और खादर दोनों अलग क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जहाँ पर सामान्यतया बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। अब देखो, हर वर्ष जहाँ पे बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, मतलब प्रतिवर्ष जहाँ बाढ़ का जल आएगा दोस्तों, वहाँ बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी ले आती है। काप मिट्टी, दोमट मिट्टी जो होती है वो नई मिट्टी होती है ना। तो क्या हो जाएगा कि इसे ही हम जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, है ना। तो जलोढ़ मृदा जो नदियाँ लेके आती हैं, तो वो नहीं होती है कहाँ, बांगर में, है ना। तो बांगर में नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया, जहाँ पे सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली पुरानी जलोढ़ मृदा ही पाई जाएगी। अब दूसरा है खादर। खादर वह भूभाग है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता है, और बाढ़ मैदान या कछारी क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, और यहाँ पे कांप या जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र पाया जाता है। तो जहाँ पे हर वर्ष नदियों के पानी पहुँचता है, वहाँ क्या होता है, उसे मतलब जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है दोस्तों, वहाँ पे नई मिट्टी पाई जाएगी, है ना, और उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हो गया खादर और बांगर। तो ये था दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। मतलब ये था हमारा ये उत्तर का मैदानी प्रदेश। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।